नहीं? नमस्कार, मैं डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, एवं विभाग शिक्षा संकाय, संत तुलसीदास पीजी कॉलेज, कादीपुर, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय मित्रों, प्रिय साथियों, जैसा कि आज का हमारा जो पाठ्यक्रम आपके सामने लाइव क्लास के रूप में आया हुआ है, उसमें मूल रूप से संस्कृति और सभ्यता, कल्चर एंड सिविलाइजेशन, इन दोनों के विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि सिविलाइजेशन क्या होता है, कल्चर क्या है, संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इन दोनों की विषय वस्तु क्या है, इन दोनों का परस्पर संबंध क्या है। क्योंकि अक्सर एक प्रश्न पूछा जाता है कि संस्कृति और सभ्यता, उसमें एक शब्द और आता है संस्कृत। संस्कृत, संस्कृति और सभ्यता। जैसे आप देखेंगे ये होता है संस्कृति और एक है संस्कृत। तो संस्कृत एवं संस्कृति, इन दोनों का अक्सर अंतर आता है कि संस्कृति हमारी एक भाषा है, लैंग्वेज जिसे कहा जाता है, और संस्कृति क्या है, ये हमारी, जिसे हम लोग कहते हैं संस्कार है। ये संस्कृति जो है संस्कार है। संस्कार संस्कृति कहलाती है और जो संस्कृत है वह संस्कृत भाषा के रूप में जानी जाती है। लेकिन बात आती है क्या संस्कृत को सभ्यता कहा जा सकता है? तो उत्तर आता है कि संस्कृति तो सभ्यता बनती है, लेकिन मूल रूप से सभ्यता और संस्कृति दोनों में कुछ भिन्नताएं हैं, कुछ अंतर भी होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि संस्कृत और सभ्यता को लेकर के जब हम चर्चा करते हैं तो संस्कृत, जिस प्रकार से संस्कृत शब्द बना हुआ है सम उपसर्ग क्रिया धातु कृत्रिम प्रत्यय लग करके संस्कृत, उसी तरह से सभ्यता जो सिविलाइजेशन है इसके रूप में कहा जाता है कि जब संस्कृति आगे धीरे धीरे बढ़ती है तो वह एक सभ्यता का रूप लेती है, और सभ्यता जब आगे की तरफ अग्रसर होती है और उसके द्वारा कुछ मूल्य नैतिकता हमारे अंदर आ जाती है तो वह संस्कृति का रूप ले लेती है। आइए सबसे पहले हम संस्कृति और सभ्यता का मायने समझ लेते हैं। संस्कृति क्या होती है, सभ्यता क्या होता है। देख, संस्कृति मानव मनस द्वारा प्राप्त सबसे महान अवधारणा है। यह वह व्यापक अभिव्यक्ति है जिसे मानव मन ने संपादित किया है। कहने का प्राय है कि मानव मन, मनस क्या है, मानव का जो मन है, उस मन के द्वारा जो कुछ, क्योंकि मन ही, मस्तिष्क ही तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा हेड है, वही तो संचालक है। अगर ये मस्तिष्क हमारा क्रियाशील ना हो, हम शायद किसी भी प्रकार के कार्यों को अच्छी तरह से कर ही नहीं सकते। यही कारण है कि मानव मनस द्वारा प्राप्त सबसे महान अवधारणा, यानी मस्तिष्क के द्वारा जो अच्छे विचार आते हैं, जो हमारी कॉन्सेप्ट आते हैं, जो हमारी अवधारणाएं आती हैं, यह वह व्यापक अभिव्यक्ति है जिसे मानव मन ने संपादित किया है। अर्थात मानव मन के द्वारा जो कुछ भी संपादन का कार्य किया गया, जो उसे बनाने का एक प्रयास किया गया, इसके अंदर जो आदर्श हैं, जो मूल्य है, नैतिकता है, सदाचार है, हमारे रीत रिवाज है, प्रथाएं हैं, ईमानदारी है, पवित्रता है, परोपकार है, सेवा भावना है, जो हमारे आदर्श और मूल्य एक तरह से देखे जा रहे हैं, जो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, जो हमारे ऋषियों, महर्षियों एवं जो पूर्व पुरुष हैं उनके द्वारा बनाए गए थे, उनके उस नैतिकता को, उनके सदाचार को, उनके परोपकारिता को, सेवा भाव को, धार्मिक भाव को, प्रथाओं को, और जो रीतियां हैं, ऐसे समस्त चीजों को, त्योहारों इत्यादि पर्वों को आगे संतत के साथ साथ बढ़ाया जाए। इस प्रकार की जो भावनाएं होती हैं, जो मानव मन के द्वारा एक तरह से बनाई गई हैं, वे सब कुछ संस्कृति के रूप में मानी जाती हैं। तो कंफर्म हो जाएगा कि मानव मन के द्वारा जो कुछ भी उत्तम अभिव्यक्ति की जाती है, जो कुछ उत्तम विचार द्वारा ग्रहणीय हो जाते हैं, उसको लोग अनुसरण करते हैं, फॉलो करते हैं, और वही जो संस्कृति उनके अंदर एक तरह से हैबिट के रूप में आ जाती है। जैसे जिन घरों में आप देखते होंगे पूजा पाठ, धार्मिकता इत्यादि का माहौल होता है, उस घर के बच्चे निश्चित रूप से उसमें कुछ ना कुछ अपना समय जरूर देते हैं। उनके अंदर धार्मिकता, नैतिकता, व्रत, पूजा, उपासना इत्यादि की भावना आ जाती है। ऐसे लोगों के अंदर सदाचरण, ईमानदारी, सत्यवादिता, धार्मिकता के भाव आते हैं, और यही चीजें जब उनके हैबिट के रूप में आ जाती है, आदत के रूप में आ जाती है, वह संस्कृति एक तरह से उनके अंदर स्थिर हो जाती है, और उन चीजों को लेकर के आगे वह व्यक्ति बढ़ना शुरू कर देता है।
तो संस्कृति क्या है? यह एक तरह से अर्जित की जाती है जन्म के बाद, या जन्मजात नहीं होती है। जन्म के बाद ये सारे गुण व्यक्ति या बालक अपने कर्मों के अनुसार, लोगों की संगत के आधार पर, वातावरण के आधार पर, और जो उसके द्वारा अब तक अन्य लोगों के विचारों को सुना गया है, देखा गया है, जांचा गया है, जिसका छाप उसके मस्तिष्क पर पड़ता है, उसको वह एक संस्कृति के रूप में एब्जॉर्ब कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। तो आइए देखते हैं कि महान व्यक्तियों के आविष्कार संस्कृति के अंतर्गत क्या आता है। महान व्यक्तियों के जो आविष्कार हैं, यानी तमाम प्रकार के आविष्कार, हमारे वैज्ञानिक आविष्कार, तकनीकी आविष्कार किए गए हैं, उन महान व्यक्तियों के द्वारा क्या-क्या किया गया, कैसे किया गया है, किस परिस्थितियों में किया गया है, उसके विधि और विधान क्या है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो भी कुछ कार्यप्रणाली की गई थी, उसको आज के दिन में भी संजोना, उसके उसका अनुपालन करना, उसके आधार पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना अर्थात फॉलो करना, ये भी संस्कृति का एक अंग होता है। इसी तरह देखिए कलाकृतियाँ होती हैं। कलाकृतियाँ माने महान कलाकृतियाँ, महान लोगों के द्वारा जो कुछ आर्टिस्ट रहे हैं, जो इस प्रकार के तमाम प्रकार के वास्तुकलाएँ, मंदिर निर्माण, भवन निर्माण, और जो देखा जाए कि पुस्तक इत्यादि पठन-पाठन संबंधित चित्रकारिता, आर्ट एंड क्राफ्ट संबंधित संयोजन, ये सारी चीज़ें जो प्राचीन काल से, जैसे आजकल धार्मिक कृत्य होते हैं, पूजा-पाठ होता है, रंगोली बनाई जाती है, चौक पूरा जाता है। इन चीज़ों को आज भी हम एक संस्कृति के रूप में, एक आचरण, एक नैतिकता के रूप में, मूल्य के रूप में फॉलो कर रहे हैं, लेकर के आ रहे हैं। ऐसे विचारों को भी बढ़ाना, महान इतिहास की केंद्रीय घटनाएँ, हमारा इतिहास वास्तव में देखा जाए प्राचीन काल से वैदिक काल से कितना समृद्ध रहा है। रामायण काल में देखें, महाभारत काल में देखें, समृद्धता बढ़ती गई है। हमेशा सत्य, असत्य, ईमानदारी, दया, परोपकारिता इत्यादि की भाव विचार चलते रहे हैं। हमेशा अधर्म के ऊपर धर्म श्रेष्ठ माना गया है और उसी की जीत हुई है। इस तरह से जो कुछ भी महान इतिहास की केंद्रीय घटनाएँ हैं, जैसे तमाम प्रकार के आंदोलन हुए हमारे भारत में, भारत की स्वतंत्रता से छुटकारा पाने के लिए जो स्वतंत्रता का आंदोलन हुए, जिसमें हम तमाम प्रकार के उस समय के जो राष्ट्रीय नेतृत्व करने वाले थे, आंदोलनकारी थे, उनके विषय में भी चर्चा करते हैं, देखते हैं, उनके मूल्यों को, आदर्शों को आगे अपनाने का प्रयास करते हैं। यही तो कारण लोग कहते हैं कि भगत होना चाहिए, कोई कहता नहीं चंद्रशेखर आजाद के अनुसार कार्य करना चाहिए, कोई कहता महात्मा गांधी के विचारों को हमारे जीवन में अपनाना चाहिए। ये जो विचार आए हैं हमारे ऐतिहासिक ऐसे नेतृत्व के द्वारा, ऐसे इतिहासकारों के द्वारा, ऐसे महान पुरुषों के द्वारा, उनको भी हमें अपने अंदर ग्रहण करना चाहिए। यही एक संस्कृति का मूल भाव है, जिसमें हम कलाकृतियों को देखते हैं, महान व्यक्तित्व को देखते हैं, जो नेतृत्व होता है उसके विचारों को देखते हैं, आदर्शों को देखते हैं, और जो किसान हैं, किसानों की अपनी समस्याएँ क्या हैं? ये किसान किस प्रकार से कार्य को कर सकते हैं? उनके जो कुछ भी दिक्कतें हैं, उनके द्वारा जो कुछ भी सुझाव दिए जा रहे हैं, उन किसानों के सुझावों को, किसानों की जो डिमांड होती है, किसानों की उन्नति से संबंधित जो कुछ भी कार्य है, उन्नत से तकनीकी और प्रभाव, यह भी हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। यहाँ जैसे आजकल खजुराहो का मंदिर कहा जाता है, कोणार्क का मंदिर कहा जाता है, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर बोला जाता है। इसी तरह से जो हमारे तमाम प्रकार के फोर्ट बनाए गए हैं, चाहे दिल्ली का हो, चाहे आगरा का हो, तो जो कुछ ऐसी कलाकृतियाँ जो वास्तुकला आज के रूप में आ रही हैं, इनको भी हमें संजोना, उसी के आधार पर कार्य को करने के लिए आगे बढ़ाना चाहिए। इसी तरह से देखिए सत्य, समाज सेवा, परोपकार, प्रेम, सहानुभूति, परंपराएं, रीति रिवाज, प्रथाएं, मूल्य, कहने का प्राय है कि हमारे अंदर एक चीजें और देखना है। जो भी कुछ हमारे लोगों के द्वारा, जो भी हम रामायण है, महाभारत है, या नैतिक इत्यादि जो चरित्र पढ़ते हैं, उसमें जो नैतिकता है, जो सत्य धर्म पालन की शिक्षा दी गई, जो परोपकारिता, जो सेवा का भाव, जो त्याग का भाव है, जो सहानुभूति का भाव है, जो परस्पर प्रेम और सौहार्द का भाव है, स्नेह का भाव है, इन चीजों को भी हमें अपने अंदर लाने का प्रयास करना चाहिए। और ये सारी चीजें केवल संस्कृत के द्वारा ही आ सकती हैं, क्योंकि बालक का जब जन्म होता है, तो वह तो एक तरह से अबोध होता है, उसे कोई जानकारी नहीं, लेकिन वह वातावरण में आकर के अपने वातावरण के समीपस्थ जितने भी लोग होते हैं, उनके द्वारा कुछ ना कुछ वह कल्चर को लाता है, और जो चीजें उसे पसंद, जो विचार, आदर्श, मूल्य पसंद आते हैं, उसको अपने जीवन में ग्रहण कर लेता है। इसलिए वह सांस्कृतिक सब कहलाती है।
यानी संस्कृति एक तरह से गुणात्मक रूप से चलती है, जिसको एक स्थायित्व तो मिलता है, जिसके आधार पर उसके आगे चलने वाले विचार निश्चित किए जाते हैं, जिससे उसके एक जीवन दर्शन बनता है, जिससे उसका एक शिक्षा दर्शन बनता है, उसके व्यक्तित्व का दर्शन बनता है, उसका समाज का दर्शन बनता है। वह चिंतनशील होता है और उसको वह अपने एक तरह से जिसे कहा जाए कि आदत में ढाल लेना, यह होती है संस्कृति। दूसरी चीज आती है सभ्यता, सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का क्या होता है कि जो कुछ आजकल की भाग दौड़ है, तकनीकी है, जो कुछ आजकल के वार्तालाप है, पहनावे हैं, यातायात, ट्रैफिक इत्यादि के जो संसाधन है, व्यवसाय के जो संसाधन है, कृषि के जो संसाधन है, जो आजकल युद्ध कला इत्यादि के क्षेत्र में तमाम अपनाए जाने वाले विभत्स है, अस्त्र शस्त्र हैं, इन सारी चीजों को भी अगर हम देखें तो वास्तव में हम उस आज की जो नवीनता है, इसकी भाग-दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं और उसे एक तरह समकक्षता करना चाहते हैं, बराबरी करना चाहते हैं। तो जो कुछ हम आज अर्जित कर रहे हैं, समाज को देख कर के आज की तत्कालिक परिस्थितियों के अनुसार जो अपने अंदर एडॉप्शन कर रहे हैं, जो अपने अंदर चेंजिंग कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हमारी सभ्यता के अंतर्गत आती है। जैसे आप देखेंगे आविष्कारों, यानी किस प्रकार का आविष्कार, जो चाहे वैज्ञानिक आविष्कार हो, चाहे वो कृषि संबंधित आविष्कार हो, तकनीकी संबंधित आविष्कार हो, या आजकल के तमाम फैशन है उसके के प्रति कोई आविष्कार किया गया हो, जो आजकल की शिक्षा व्यवस्था चले इसके प्रति जो कुछ आविष्कार इनोवेशन हो, जो आज की टेक्नोलॉजी विकसित, जो स्मार्ट क्लासेज आज की व्यवस्था आ रही है। इसी तरह से उत्पादन, उत्पादन माने जो प्रोडक्शन हो रहा है, पहले किस मात्रा में होता था, अब किस मात्रा में हम उसको बढ़ा सकते हैं, इससे संबंधित जो विचार हैं, जो कुछ हमारे साधन है, जो कुछ उसके टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, जिसके आधार पर हम अपनी गति को बढ़ा रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकते हैं, विचारों को तत्काल कई देशों में, कई लोगों के साथ एक साथ भेज सकते हैं। ये सारी तकनीकें जो आजकल फैशन जैसे मोबाइल का युग चला है, सबके पास फ़ोन आती है, सब लोग स्मार्टफ़ोन से बात करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सारी चीज़ें, जो एक प्रतीक है, जो हमें एक तरह से आज की आधुनिकता में हमको बराबरी के स्थान पर ले जाने के लिए प्रयास कर रहा है, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारी सभ्यता के अंतर्गत आती हैं। इसी तरह सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा जो कुछ भी डिसाइड किया जाता है, जो कुछ विचार दिए जा रहे हैं, जो कुछ भी आदर्श दिए जा रहे हैं, जो भी कार्य करने की क्षमताओं को विकसित करने के लिए, लोगों को प्रलोभित करने के लिए, जो हम नैतिक कार्य कर रहे हैं, आर्थिक कार्य कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं, इनको भी हम कैसे अपने अंदर समाहित करें, इनके अंदर जो हमारे प्रति लालसा होती है, जो हमारा बाह्य एक तरह से आकर्षण होता है, ये चीजें भी एक तरह से देखें तो सभ्यता के अंतर्गत ही आती हैं। वेश, परिधान, बातचीत, खान-पान, वेशभूषा, रंग, माने पहले लोग कैसे पहनते-ओढ़ते थे, अब कैसे रह रहे हैं, आगे आने वाले समय में लोग कैसे पहनेंगे, क्या करेंगे, किस प्रकार के उनके भोजन, आज की व्यवस्था बदलती जा रही है। पहले भोजन कैसे बनता था, आज की तकनीकी क्या है, पहले कैसे लोग नीचे बैठ खाते थे, अब कैसे लोग खा रहे हैं। तमाम प्रकार की जो आजकल की आधुनिकता है, उसके अंतर्गत जो कुछ भी अपने अंदर व्यवहार में परिवर्तन ला रहे हैं, खान-पान करने के लिए जो कुछ भी अपना रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारी सभ्यता को दर्शित करती है। और इसी तरह से हमारा रहन-सहन, फैशन, आवागमन, रहन-सहन का जो स्तर है, पहले घास-फूस की तमाम प्रकार के जिसे हम कहते हैं कि बनाए जाते थे घास-फूस के रहने के लिए, मड़ई इत्यादि। और आजकल क्या है, तमाम प्रकार के अच्छे-अच्छे बनाए जा रहे हैं भवन, बरामदे, और वो भी सीमेंटेड छत के द्वारा, तमाम प्रकार के टीन के द्वारा, सीमेंटेड शीट के द्वारा। और कुछ शौकीन बनने के लिए लोग तमाम प्रकार के छप्पर-वप्पर बना रहे हैं, वो भी आजकल सीमेंटेड बना करके उसको कलर कर रहे हैं, जिससे हमारी पुरानी सभ्यताएँ आज भी झलकें। नहीं बैल किसी के पास है, खेती-किसानी करने के लिए संसाधन नहीं, लेकिन फिर भी प्रतीक रूप में आज चित्र बना कर के रखे जा रहे हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं, फैशन आज की बातें चल रही है, ये भी हमारी सभ्यता के द्योतक है। इसी तरह से रक्षा उपकरण है, व्यवसाय है, प्रचार है। रक्षा उपकरण का प्राय होता है कि पहले जो युद्ध इत्यादि की कलाई की जाती थी, लड़ाई होती थी, कैसे होती थी? भाई एक-दूसरे पर पत्थर मारा जाता था, ईंट मारा जाता था। लोग डंडे, लाठी, भाले, बर्छी, तलवार, चाकू इत्यादि का इस्तेमाल करते थे, मारते थे। धनुष, तीर का इस्तेमाल करते थे। तमाम प्रकार की जो सेनाएँ होती थी, रथ सेना, घोड़ा सेना, इसी तरह से हाथी की सेना चलती थी, पैदल सेना चलती थी। और जो बहुत बलवान होता था, ऐसे लोगों के साथ घुड़सवार सेना भी चलती थी। लेकिन अब क्या है, इन सेनाओं में से कुछ को तो लिया गया, लेकिन जो नई तकनीकी है, तमाम प्रकार के जो आजकल के आर्टिलरी आ रही है, तमाम प्रकार के जो मशीन गन्स आ रही हैं, जो रिवॉल्वर्स आ रही हैं, जो हमारे पास तमाम एटॉमिक और जो वायरस इत्यादि वेपन्स बनाए जा रहे हैं, ये आधुनिकता की दौड़ में युद्ध को भी नवीनता में ला रही है, ये हमारी सभ्यता को बदल रही है। इसी तरह से प्रचार, मनोरंजन, परिवार। परिवार माने प्रचार क्या होता है? प्रचार जो संसाधन पहले थे, वो भी आज बदलते चले गए हैं।
आज हमें किसी चीज को संसाधन के रूप में ढूंढना है, तो अगर हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास कंप्यूटर, लैपटॉप है, हम अपनी चीजों को, किसी भी विचारों को, किसी भी प्रकार की तकनीकी को बड़े इजिली भेज सकते हैं, मेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, ट्विटर के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, अथवा तमाम प्रकार के जो एक्स फैक्स के कार्य चलते हैं, उन तकनीकियों के द्वारा भी हम अपने विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान भेज सकते हैं। प्रचार के जो माध्यम है मल्टीमीडिया, आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये भी इसमें काफी हमारी सहायता कर रही है। इसलिए हम कहते हैं कि आज की सभ्यताएं पहले की मानव की सभ्यता से आज की सभ्यता काफी विकसित हो चुकी है, अर्थात मानव ने काफी अपना विकास किया है। जो व्यवसाय था पहले, एक तरह से देखा जाए परिवारों का या जो एक जातियां थी उनके आधार पर उनके व्यवसाय डिसाइड कर दिए जाते थे। लुहारगिरी है तो उसके परिवार में एक तरह से लुहार का काम चलता था। इसी तरह से जो कुछ हम कृषि कार्य में देखते हैं, गो दोहन के विषय में देखते हैं, खेती के विषय में देखते हैं, लोग इस प्रकार के अपने कार्य को कर लेते थे। लेकिन अब क्या है, अब जो हमारे व्यवसाय हैं वह वास्तव में ट्रेडिशनल ना होकर नॉन ट्रेडिशनल हो गए, परंपरागत नहीं रह गए। अब उसको हम बदल रहे हैं, हर क्षेत्र में अपनी क्षमता को लगाने का प्रयास करें, विकसित करें। तो हमारी जो कल्चर पहले की थी, संस्कृति सभ्यता के रूप में परिवर्तित हुई थी, वह अब बदल करके नवीनता में आ चुकी है। इसलिए हमारे व्यवसाय के साधन, प्रचार के साधन, जो मनोरंजन पहले चलता था, गांव में कोई छोटा मोटा कार्यक्रम होता था, दो चार नाचने वाले आ जाते थे, गाने वाले आ जाते थे, उसमें काफी कुछ मनोरंजन होता था, आनंद आता था। लेकिन अब देखिए सारी चीजें बदल गई हैं। अब मनोरंजन का जो साधन है वह क्या हो गया है, अब तो डीजे बजता है, लोग उसके पीछे फिर नाचते हैं, गाना गाते हैं, सुनते हैं, करते रहते हैं। और वह अपना एक म्यूजिक सॉन्ग के रूप में साउंड को मैं जितना अधिक तेज चलाता है उतना ही लोगों को अब आनंद आता है। तो कहने का प्राय है कि पहले के गीत, संगीत, रीत रिवाज और जो मनोरंजन के साधन थे, वे आधुनिक समय में काफी बदल गए हैं। इसीलिए हमारी सभ्यताएं जो प्राचीन काल की थी, वो अब बदल करके नवीनतम में आ गई हैं। अब हम अपने को काफी कुछ ज्यादा एडवांस के रूप में लेने लगे हैं। इसी तरह से विवाह है, उत्सव है, वैवाहिक कार्यक्रमों में आप भी देखेंगे पहले कैसे होता था, अब कैसे चल रहा है। पहले हर प्रकार के जो कुछ भी गांव इत्यादि की सभ्यता होती थी, जो प्रजाएं होती थी, सबके लिए कुछ ना कुछ वर्क दिया जाता था। लेकिन अब प्रजाओं को हटा करके सीधे एक व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। इस प्रकार की सभ्यता है, इसीलिए यहाँ पर जो एक ट्रेडिशनल व्यवसाय की बात चलती थी, पारंपरिकगत, वह अब हट करके वह एक तरह से व्यक्तिगत होती जा रही है, व्यक्ति की इच्छा पर डिपेंड कर रही है। तो सभ्यता और संस्कृति में दोनों में अंतर क्या मिला? सभ्यता भी और संस्कृति भी दोनों भी जन्म के बाद अर्जित की जाती है। संस्कृति हमारे गुण को व्यक्त करती है, हमारे अंदर नैतिकता, ईमानदारी, सत्यवादिता, धर्मशीलता, समय, परोपकारिता, सेवा भाव, सहिष्णुता आज के भाव को उत्पन्न करती है। जबकि सभ्यता हमारे आजकल के लोगों के द्वारा जो फैशन के अनुकूल है, जो कुछ आज के डिमांड है, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, पहनावा, आवागमन और जो हमारे संदेश आज के क्षेत्र आते हैं, वे सब आज कुछ टेक्निकल होता जा रहा है। नए इनोवेशन के आधार पर, नए इन्वेंशन के आधार, आविष्कारों का आधार बदलता चला जा रहा है। तो जो चकाचौंध है, जिसके ऊपर हम चल करके आज अपने को बहुत ही खिलावा महसूस करते हैं, बहुत अपने को प्रतिष्ठित और सम्मानित मानते हैं, ये हमारी सभ्यता का प्रतीक है। लेकिन हमारे अंदर जो कुछ नैतिक गुण है, जो ईमानदारी है, सत्यवादिता है, ये सारे गुण हमारी संस्कृति है, जिसके आधार पर हम रीति रिवाज और त्योहारों आज को मनाते हैं। क्योंकि वो त्योहार हमारे नैतिकता के द्योतक है, वे हमारे प्रकृति और पर्यावरण के सूचक हैं। इसलिए जो व्रत है, पूजा है, जो आजकल नदियों की पूजा होती है, जल की पूजा होती है, नक्षत्रों की पूजा की जाती है, जो तमाम प्रकार के वनस्पतियों के, तुलसी के, नीम के आदि की पूजा की जाती है, ये सब क्या है? ये हमारी संस्कृति है। इसी को हम संस्कृति कहते हैं, इसी को हम कल्चर कहते हैं, जिसके आधार पर आज भी उसको मानने के लिए हम तैयार रहते हैं और कार्य को करते रहते हैं। अब आइए हम देखते हैं, एक परिभाषा देखते हैं स्पेंगलर की। स्पेंगलर ने इन चीजों को स्पष्ट करने का प्रयास किया कि सभ्यता से संस्कृति कैसे बनती है या संस्कृति और सभ्यता का निर्माण कैसे होता है। देखिए, सभ्यता की चरम अवस्था संस्कृति है, यानी सभ्यता जब अपने उत्कर्ष पहुंच जाती है, अंतिम सोपान पहुंच जाती है, वही सभ्यता धीरे धीरे लोगों को मन में एकदम बिल्कुल अनुकूलित हो जाती है, एडेप्टेशन के रूप में आ जाती है और वही एक संस्कृति के रूप में बन जाती है। जैसा खान पर रहन सहन लोगों को मन में आता है मुझको अब यही करना चाहिए, तो संस्कृति का रूप ले लेती है। लेकिन सभ्यता ज्यो ज्यो भौतिकता से उठकर बौद्धिक वैचारिकता अंत में आध्यात्मिकता की ओर बढ़ जाती है, तब वह संस्कृति बन जाती है। लेकिन फिर सभ्यता कहते हैं कि जब वह भौतिकता से उठ करके, भौतिकता का प्रयास है जो मूर्त रूप है, जैसे मकान बन रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, मंदिर बन रहे हैं, तमाम प्रकार के खेल कूद के मैदान बनाए जा रहे हैं, जो हमारे सामाजिक सरोकार से संबंधित कार्य हैं, क्रम करने हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ बनाया जा रहा है।
जो बिल्डिंग का निर्माण है, सड़कों का निर्माण है, आवागमन के क्षेत्र में जो आजकल जल, थल, नभ से संबंधित ट्रैफिक और उसके चलने वाले जो जिसे कहा जाता है कि संसाधन का विकास हो रहा है, ये भौतिकता कहलाती है। तो कहते हैं जब सभ्यता भौतिकता से उठ करके बौद्धिक वैचारिकता अंत में आध्यात्मिकता की ओर बढ़ जाती है, माने बौद्धिक रूप से और वैचारिक रूप से आध्यात्मिकता की ओर बढ़ जाती है। आध्यात्म माने ईश्वर के प्रति, यानी हमारा जो वर्चस्व है वह सुपर नहीं है, बल्कि हमारे ऊपर भी कोई एक महान नियंत्रक है जिसे हम ईश्वर कहते हैं। और ईश्वर की मान्यता या उसके विश्वास हमारे मन में तभी जगते हैं जब मानव की अपनी पूर्ण शक्तियां, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे उसकी शारीरिक हो, समाप्त हो जाती है। जहां से वह अपने को एकदम किम कर्तव्य विमूढ़ माने असहाय की अवस्था में पाता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा धन, मेरा बल, मेरा जो पहुंच है, पावर है, सब कुछ अब काम नहीं कर रहा है। तब वहीं से आध्यात्मिक शक्ति का उदय होता है। यही आध्यात्मिक शक्ति अंत में चलकर के उस सभ्यता को पुनः संस्कृति में चेंज कर देती, कन्वर्ट कर देती है। अब देखिए, भौतिक विचारधारा अंत में आध्यात्मिकता को बढ़ जाती है, तब वह संस्कृति बन जाती है। जब संस्कृति, अब देखिए संस्कृति कैसे बनी, सभ्यता की चरम अवस्था जब हो जाती है और उसके आधार पर व्यक्ति अपने बौद्धिक, वैचारिक और आध्यात्मिकता के भाव में पूरी तरह से रम जाता है, तब वह एक तरह से उसके अंदर स्थिरता आ जाती है, उसके हैबिट में आ जाती है, तब वही सभ्यता संस्कृति का रूप धारण कर लेती है। फिर हम कहते हैं कि संस्कृति, जब संस्कृति वैचारिक स्तर से नीचे गिरकर, वैचारिक स्तर से नीचे माने जो हमें करना चाहिए ऐसा ना करके हम अपने विचारों के आधार पर करना चाहते हैं, अपने विचारों के आधार पर रहना चाहते हैं, हमारी जैसी इच्छा को उसके आधार पर कार्य करना चाहते हैं। कहते हैं कि जब संस्कृति वैचारिक स्तर से नीचे गिरकर भौतिकता के स्तर पर आ जाती है, भौतिकता माने आजकल की चमक दमक के ऊपर डिपेंड करती है। संस्कृति जब एक तरह से दिखावे में आ जाती है, जब हम अपने नैतिक मूल्यों से हट करके जो कार्य नहीं करना उसको भी करते हैं, जहाँ पर ईमानदारी, सत्यवादिता, सेवा, सहिष्णुता का भाव होना चाहिए, वह ना होकर के हमारे अंदर कुछ ईमानदारी से हट करके असत्यवादिता और लोगों के प्रति द्वेष, घृणा, ईर्ष्या का भाव आने लगता है। कहते हैं तब वह संस्कृति भौतिकता के स्तर पर आ जाती है और पुनः सभ्यता की संज्ञा ग्रहण कर लेती है। अर्थात वही संस्कृति जब अपने वैचारिक स्तर से पतित होती है, नीचे गिरती है, वह पुनः सभ्यता का रूप धारण कर लेती है। इसलिए संस्कृति का प्राय है आदर्श मूल्यों का अपनाना और सभ्यता का आधार का प्राय है जो आजकल के तमाम दिखावे हैं, दिखावटीपन है, जिसके आधार पर मानव अपने को आज सुपर बनाने का प्रयास करता है, उन तमाम चीजों को ग्रहण करता है जो संस्कृति से हट करके होती है, जो हमारे नियम, कानून, सिद्धांत प्राचीन लोगों के द्वारा बनाए गए, ऋषि महर्षियों द्वारा, माता पिता, दादा इत्यादि द्वारा, उनको छोड़ करके व्यक्ति जब आधुनिकता की ओर दौड़ पड़ता है तो सारी चीजें सभ्यता के अंतर्गत आती है। लेकिन यही आधुनिकता और चमक दमक इत्यादि अगर उसके एक तरह से मूल प्रवृत्ति में आ जाते हैं, उसके मनोभाव में आ जाते हैं, उसके हैबिट में आ जाते हैं, तो पुनः वही वैचारिक आध्यात्मिक शक्ति जब जागृत होती है तो पुनः संस्कृति का रूप लेती है। इस तरह संस्कृति और सभ्यता एक दूसरे के पूरक है। संस्कृति से सभ्यता का निर्माण होता है, सभ्यता से संस्कृति का निर्माण होता है। संस्कृति में मूल आदर्श हमारे देखे जाते हैं और सभ्यता में हमारे आजकल के जो खान पान, रहन सहन, बोल भाषा या राजनीतिक सामाजिक स्तर है, इसको हम देखते हैं। संस्कृति के अंतर्गत हम महान व्यक्तियों के आविष्कारों को, कलाकृतियों को और उनके जो कुछ भी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक उत्थान के लिए कार्य किए गए हैं उसको दृष्टिकोण में लेते हैं। लेकिन जो सभ्यता होती है वह वर्तमान के समय में चलती है और उसके आधार पर कार्य करने के लिए अपनी प्रवृत्ति को आगे बढ़ाती है। एक तरह से देखा जाए सभ्यता ये दिन प्रतिदिन बदलती रहती है, नवीनता की तरफ हमेशा चलती है, उसके अंदर मोल्ड हो जाती है। और जो संस्कृति होती है हमारे अंदर एक तरह से वंश परंपरा के आधार पर आगे बढ़ती रहती है। हमारी संस्कृतियां, कल्चर, हम राम को नहीं देखे हैं, कृष्ण को नहीं देखे हैं, हम किसी भी ऐसे महान पुरुषों को जो हमसे 400-600 साल पहले जन्म लिए हैं हम नहीं देखे, लेकिन उनके विचारों को आज भी आत्मसात करते हैं। ये हमारी संस्कृति है। लेकिन आज के लोगों के अनुसार जो डिमांड, उसके आधार पर भी हम अपना कार्य कर सकते हैं और उसके अनुसार जब हम काम करते हैं और उसके अनुसार अपने को ढाल लेते हैं, ये हमारी सभ्यता होती है। इस तरह से संस्कृति और सभ्यता दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की पूरक है। संस्कृति नैतिक आदर्शों का सूचक है तो सभ्यता वही आधुनिक आदर्शों का सूचक है। संस्कृति में हम नैतिकता और सत्यवादिता, ईमानदारी इत्यादि मौलिक नैतिक गुणों को देखते हैं,
तो सभ्यता में आजकल के जो कुछ भी खान-पान, रहन-सहन के जो तमाम प्रकार के संसाधन चल रहे हैं, उसके अनुसार अपने को ढालने का प्रयास करते हैं। इस तरह से सभ्यता और संस्कृति संबंधित जो विषय वस्तु थी, जिसे हम कल्चर एंड सिविलाइजेशन के रूप में जानते हैं, इन दोनों में काफ़ी अंतर भी है, काफ़ी समानता भी है। दोनों के 2 अर्थ होते हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है, दूसरा एक को पूरक है। इस तरह से दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू माने जाते हैं। अगर यह लेक्चर आज का आपको पसंद आया हो, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार से नई-नई तकनीकियों से संबंधित विषय वस्तु को अगर आप तत्काल प्राप्त करना चाहते हैं, तो बेल आइकॉन अर्थात घंटी का जो निशान दिखाई पड़ रहा, उसको टच करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।